हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए रूरल डेवलपमेंट एमआरडी 103 के खंड 1 में इकाई 1 ग्राम विकास के लिए योजना। तो ग्राम विकास के योजना में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में ग्राम विकास योजना पर्यालोचन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत में ग्राम विकास योजना पर्यालोचन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1947 से पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने योजना के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी और रिपोर्टों का एक सेट भी तैयार किया था जिस पर काफी रुचि पैदा की गई थी। इसके अलावा 1944 में कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने एक प्रलेख ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया प्रकाशित किया। इसकी भी काफी पहले 1934 में विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना प्रकाशित की थी जिनमें राष्ट्रीय आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का आमतौर पर भारत में योजना का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने औद्योगिक परिवर्तन की उन अनावश्यक कठिनाइयों को दूर करते हुए जहां तक भारत के गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, दूर करते हुए योजनाओं को देश के विकास के मार्ग के रूप में देखा। इसके अलावा उन्होंने यह स्वीकार किया कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में असंतुलन तथा अंतर्विरोधी समाधान के लिए योजना एक सकारात्मक साधन है। आमतौर पर भारत की योजना क्रिया में पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं को सबसे अधिक सक्रिय प्रवस्था के रूप में समझा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं योजना के प्रारंभिक वर्ष। यद्यपि पहली पंचवर्षीय योजना 1950-55 मूलतः कार्यक्रमों, लक्ष्यों और परिव्यय एक साथ रखने की सरल क्रिया थी और इसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं शुरू करके विकास का मार्ग प्रशस्त किया। योजना के कार्य के संबंध में भारत की परियुक्ति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में दिखाई दी। लब्ध प्रतिष्ठित सांख्यिकीविद और व्यापक सूझबूझ के व्यक्ति समझे जाने वाले प्रोफेसर पीसी महालानबिस को आमतौर पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का श्रेय दिया जाता है। यह योजना उस समय तृतीय विश्व में किसी भी नौ स्वतंत्र देश में योजना पर सबसे अधिक आत्मचेतना का प्रयास था। लगभग सभी प्रमुख समकालीन अर्थशास्त्री जिन्होंने विकास अर्थशास्त्र के अध्ययन में रुचि ली इन वर्षों के दौरान भारतीय योजनाकारों से प्रभावित हुए और आज के कई नोबेल पुरस्कार विजेता ने भी ऐसा ही किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1955-60 ने उद्योग पर बल दिया। यह विचार यह था कि यह कार्यनीति ग्रामीण भारत की अधिशेष आबादी को राहत देगी। कार्यनीति में भारी उद्योगों और पूंजीगत माल क्षेत्रक में रोजगार बढ़ाने के लिए कहा गया था ताकि कृषि क्षेत्र का भार कम हो सके। यह प्रमुखतः औद्योगिकीकरण की कार्यनीति थी जिसमें अग्रवर्ती और पश्चवर्ती दोनों सशक्त उद्योग अनुबंध को बनाने की आशा की गई थी। इसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान भारत का पूंजीगत माल क्षेत्रक में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसने भारत में गतिशील और आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार के लिए ठोस पृष्ठभूमि बनाई। यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आमतौर पर औद्योगिक योजना माना जाता है, परंतु इस अवधि के दौरान भारतीय योजनाकारों ने अन्य दिशाओं को चुनने के भी प्रयास किए। उदाहरण के लिए योजना प्रलेख में भूमि सुधार और कृषि पुनर्संरचना शीर्षक अध्याय शामिल किया गया। भारतीय कृषि में सहकारी कृषि प्रथा पर बल दिया गया और इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की आशा की गई। इस निरूपण में सार्वजनिक बजट से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के विशाल नेटवर्क और सिंचाई नेटवर्क को वित्त पोषण की संकल्पना की गई। पंचायती राज संस्थाओं को विकास संबंधी जिम्मेदारियां सौंपकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
संबंधी संकल्पना की वकालत की गई थी। इस प्रकार यह कहना असत्य और अनुचित होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि कार्य नीति का अभाव था। यह कहना अनुचित होगा कि योजनाकार इस संबंध में सचेत नहीं थे कि परंपरागत भारतीय कृषि अपने रूढ़िगत निवेश उत्पादन के आधार पर और सदृश सामाजिक स्तर विन्यास से सहित राजनीतिक दबाव के अंतर्गत किस प्रकार काम कर सकेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं संकट के वर्षों में योजना की भूमिका। तृतीय पंचवर्षीय योजना को सूचीबद्ध प्राथमिकताओं में आमतौर पर कृषि का प्रथम स्थान माना गया था। इस प्रकार कम से कम इसके आरंभिक प्रतिपादन में तृतीय पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भिन्न थी। आमतौर पर यह माना गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल नहीं दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस पर अधिक बल देने का प्रयास किया गया। भारतीय योजना को 1960 की शताब्दी में बाहरी कारकों के दो प्रमुख आघातों का सामना करना पड़ा। पहला 1962 में चीन के साथ युद्ध के रूप में था और दूसरा 1965 और 1967 में फसल लगातार असफल रही। पहले आघात के कारण भारत के रक्षा परिव्यय में काफी वृद्धि करनी पड़ी और इसके लिए सरकार को सार्वजनिक पूंजी निवेश में भारी कटौती करनी पड़ी। इसके फलस्वरूप पूंजीगत माल क्षेत्र को भारी आघात पहुंचा। खाद्यान्न के क्षेत्र में आए संकट से उबरने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का आयात किया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर भारत की निर्भरता की स्थिति खुलकर सामने आई। फिर भी इन संकटों के फलस्वरूप भारतीय योजनाकारों ने खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की। इस संकट से सरकार की प्रतिक्रिया यह हुई कि पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़ना पड़ा। इसके फलस्वरूप 1966 और 1969 के बीच की अवधि को वार्षिक योजना प्रवस्था बहुधा योजना अवकाश अवधि के रूप में कहा गया। कृषि विकास की सुस्पष्ट कार्य नीति प्रतिपादन के लिए वार्षिक योजना प्रवस्था महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यह कार्य नीति चौथी पंचवर्षीय योजना में भी अपनाई गई। यह परिवर्तन भारतीय कृषि पर बंधनकारी दबावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण था। अब अकुशल कृषि प्रथाओं से ग्रस्त रूढ़िवादी ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचा कृषि क्षेत्र में मुख्य बाधा माना गया। इसके अलावा भूमि सुधार पर काफी हद तक ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि व्यवहारिक तौर पर इसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण समझी हुई है। दूसरी ओर की गई कार्य नीति ने क्षेत्र को स्पष्ट समस्याओं में प्रत्यक्ष परिवर्तन किया। इसके बदले औद्योगिक आधुनिकीकरण को मुख्य समस्या समझा गया। दूसरे शब्दों में ऐसी कार्य नीति आवश्यक समझी गई जो सदृश बनने का संकल्प संभव बना सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं योजना और कृषि का रूपांतरण। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई कार्य नीति पर कार्यान्वयन शुरू हुआ और कृषि में इसे आमतौर पर हरित क्रांति के रूप में जाना गया था। कृषि में हरित क्रांति ने प्रवेश किया तभी यह महसूस किया गया कि वितरणात्मक न्याय अभी भी स्वप्न बना हुआ है। इस प्रकार लोक प्रचलित गरीबी हटाओ के नारे आने पर और इसमें योजना के विशिष्ट उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। वास्तव में योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रलेख ने यद्यपि सरकारी तौर पर यह कभी नहीं छापा गया, सबसे पहली बार गरीबी उन्मूलन को राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्य नीति प्रलेख में कार्यकारी दल की सिफारिशों का अनुसरण किया गया था। दल ने गरीबी की परिभाषा पोषाहार की अपर्याप्तता के आधार पर से की थी। यह स्वयं उद्देश्य के रूप में निम्नतम 3 दशकों की आय को पुनर्वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पुनर्वितरण सहित समृद्धि था, परंतु फसल की बेहद नाकामयाबी और 1973 के तेल संकट के कारण मुद्रास्फीति के दबाव ने भारतीय योजनाकारों को उन महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को कम करने के लिए बाध्य किया जिन्होंने उसकी संकल्पना की थी। सार्वजनिक निवेश पर भारी दबाव बना रहा। इसके परिणाम स्वरूप
को अगली पंचवर्षीय योजना के लिए छोड़ना पड़ा। 1970 का दशक काफी महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार और कुछ क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। इनके बारे में आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं गरीबी उन्मूलन और भारतीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में भी उसके मुख्य लक्ष्य के रूप में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पुनः शुरू किया गया। फलस्वरूप गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो बाद में जवाहर रोजगार योजना के नाम से किया गया, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल दिवस कार्यक्रम, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम पर बहुत जोर दिया गया। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों सहित एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और क्षेत्र विकास कार्यक्रम का अभिप्राय छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र पर बहुत बल दिया जाता था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर काफी ध्यान दिया जाता रहा है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, मानव संसाधन और आधारित संरचना विकास, असमानता उन्मूलन, खाद्यान्न सुरक्षा की विस्तृत प्रणाली, कृषि और उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि, विकास में लोगों की सहभागिता और कृषि तथा ग्राम विकास प्रशासन में भी पर्याप्त सुधार को प्राथमिकता के क्षेत्रों के रूप में निर्धारित किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों के आधुनिकीकरण की संकल्पना की ओर फिर से बल दिया गया। इसे समृद्धि की शक्ति के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र पर अपेक्षाकृत कम बल दिया गया। उद्योगों का आधुनिकीकरण और विविधीकरण, नई प्रौद्योगिकी की अंगीकरण, औद्योगिक कार्य निष्पादन का सामान्यतः संतोषजनक स्तर पर प्राप्ति, व्यापक आधार पर उद्यमिता विकास तथा नए उद्योगों जैसे पेट्रो रसायन में विकास को भी सकारात्मक विकास के रूप में स्वीकार किया गया। योजना अवधि के दौरान कई असंतुलन उत्पन्न हुए। पहला, उदारीकरण प्रणाली के अधीन आयात बहुत अधिक हुआ। इससे भारत के भुगतान संतुलन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। योजना अवधि के दौरान सरकार की वित्तीय संसाधनों पर लगातार इतना गंभीरता से बना रहना, कृषि का रिकॉर्ड उत्पादन होने पर भी मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेशों से रोजगार पैदा करने में भारत की अर्थव्यवस्था की क्षमता में ह्रास दिखाई दिया। जैसा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रलेख में उल्लेख किया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के शेयर में भारी कटौती के अनुमान, इस क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता में केवल मामूली कटौती हुई है। परिणामतः कृषि गैर कृषि असमानताएं प्रति व्यक्ति उत्पादन के आधार पर है। नवीं पंचवर्षीय योजना ने उत्पादनकारी रोजगारों को उत्पन्न करने और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास की प्राथमिकता पर बल दिया है। 10वीं योजना ने नई योजना को 3 योजना कार्य नीतियों को जारी रखा। क्षेत्र उत्पादन को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य क्रियाओं का विकास। दूसरा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तीसरा, गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। आइए नेक्स्ट देखते हैं भावी कार्य। यह व्यापक रूप से माना गया है कि भारत की योजना प्रक्रिया तृतीय विश्व युद्ध में शुरू किए गए प्रयासों में सबसे अधिक सुसंगत है। योजना प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से सहयोग किया। उल्लेखनीय यह है कि खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, फिर भी अभी भी कई समस्याएं हैं। बहुस्तरीय योजनाओं की आकांक्षा अभी भी अनबुझी बनी हुई है। यद्यपि लगातार भिन्न भिन्न सरकारें इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाती रही है। इस विरोधाभास से योजना की अधिक लोकतांत्रिक बनाने की संकल्पना और लोगों की इस संबंध में की गई आशाओं को भारी क्षति पहुंची है। इसके अलावा योजनाबद्ध आर्थिक विकास के होते हुए भी भारत में क्षेत्रीय असंतुलन और असमान आय विद्यमान है। यह गंभीर समस्या है कि यदि इसे ठीक नहीं किया गया तो यह भारतीय राज्य के राजनीतिक ढांचे पर भारी दबाव डाल सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध खास तौर पर योजनाओं, कार्यों और वित्तीय संसाधन जुटाने की शक्तियों के बारे में
तनावपूर्ण रहे हैं। इन मुद्दों का अभिप्राय यह है कि योजना प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण उच्चतम प्राथमिकता का मुद्दा बन गया है। यदि इसे गंभीरता पूर्वक कार्यान्वित नहीं किया गया तो यह योजनाबद्ध विकास की संकल्पना को स्वतः ही जोखिम में डाल सकता है। आय और संपत्ति के वितरण में भी असमानता की समस्या तथा कम उत्पादकता ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिसका सामना भारतीय योजनाकारों को करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पाठ्यक्रम के पहले खंड में इन पहलुओं पर विचार किया है। भूमि सुधार में धीमी गति प्रगति और कठोर रूढ़िवादी परंपरा भारतीय समाज के विकास में बाधक है। ग्रामीण गरीबों, खास तौर पर भूमिहीन और सीमांत किसानों की समस्या 4 दशकों से अभी तक भारतीय योजना के कार्य सूची का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सामाजिक सेवाएं असंतोषजनक है। महिलाओं, अनुसूचित जातीय, अनुसूचित जनजातीय और अन्य पिछड़ों वर्गों का विकास का चिंता एक और ही विषय है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने भारत में ग्राम विकास योजना पर्यालोचन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।